कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक काम कर दिया कि भारत और चाइना को इकट्ठे कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल की तरफ देखिए कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो दोनों। नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को वहां पर ले आए हैं जहां पर पूरी दुनिया जो है वो उनको मानती है और उनसे बात करती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है। लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का समिट है। एससीओ के टोटल मेंबर 10 हैं और उन 10 मेंबर्स में एक हिंदुस्तान भी है और एक पाकिस्तान भी है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राइनो जेएमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का दुनिया में क्या पावर है, उसे देख आज पाकिस्तान के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी अकल आ गई होगी। एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे मोदी को चीन ने जो रेड कारपेट ग्रैंड वेलकम दिया है उसे देख तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। पाकिस्तान की तरह चाइना भी भारत के दुश्मन देशों में गिना जाता है, लेकिन भारतीय पीएम का चाइना में ऐसा जलवा देखकर तो ट्रंप भी आज अपने उस फैसले पर आंसू बहा रहा होगा जिसमें उसने भारत से पंगा ले लिया था। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय पीएम का चाइना में ग्रैंड वेलकम पर पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो खैर इस्लामाबाद से जहाज़ में बैठे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो जापान से चीन पहुंच रहे हैं। वो 2 दिन जापान इंडिया समिट में शिरकत के लिए वहाँ पे थे और आखिरी दिन वो जापान के एक शहर में थे जहाँ सेमीकंडक्टर्स जापान में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बनते हैं। हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, वो वहाँ गए हुए थे उन्हें देखने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करने के लिए। अब वो जापान से पहुँच रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से पहुँच रहे हैं, दोनों शिरकत कर रहे हैं। 20 के करीब ममालिक के कहते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें साउथ एशिया के हैं, एशिया के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, मशरक़ वस्ता के हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहाँ पहुँच रहे हैं और यूँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खासे ट्वीट किए हैं कि मैं प्रेसिडेंट शी से मिलूंगा, मैं इससे भी मिलूंगा, मैं बिजनेस कम्युनिटी से मिलूंगा। यहाँ तक तो सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल किस्म की हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन है एससीओ के समिट के चीन के शहर तियानजिन में, जिसकी बहुत ग्रैंड स्टैंडिंग ये है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है। लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि 3 सितंबर को यहाँ पर एक मिलिट्री परेड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसको चाइनीज़ एंड रशियंस फैशिस्ट वॉर कहते हैं, वॉर अगेंस्ट द फैशिज्म, जिसमें एक तरफ चीन जीता फैशिस्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ और दूसरी तरफ से रूस जीता फाशिस्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ या नाज़ी फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो उसमें एक बड़ी हिस्टोरिक, ये उसकी 80th एनिवर्सरी है उस फतह की, उस कामयाबी की, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड जो है वो हो रही है। इस मिलिट्री परेड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उसके लिए वहाँ पे रुक रहे हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी रुक रहे हैं और भी बहुत से लोग रुक रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ नहीं रुक रहे और वहाँ से वो निकल जाएंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने इस पर सर्च की क्या वजह है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया, उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। लेकिन जवाब ये मिला कि नहीं, उनको रोकने की और उनको इन्वाइट करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन वो रुक इसलिए नहीं रहे। जो उसकी वजह है कि एक तो हिंदुस्तान की जो फैशिस्ट जंग थी चीन की, ये बेसिकली जापान के भी खिलाफ थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जापान वो फाशिस्ट एग्रेसिव मिलिट्री पावर थी, इंपीरियल जापान, जिसने चीन के बहुत बड़ी इलाकों पे कब्जा किया हुआ था और बड़ा ब्रूटल ट्रीटमेंट किया था चाइनीज़ के साथ, जिसमें मिलियंस ऑफ चीनी जो हैं वो जापानीज एग्रेशन के नतीजे में हलाक हुए थे। और चूंकि ये जिस जंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है मिलिट्री, वो बेसिकली जापान के ख़िलाफ़ है चाइना में, इसलिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन व्यू ऑफ द जापानीज सेंसिटिविटीज़ वहाँ पे नहीं जाएंगे। दूसरा रीज़न ये है कि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि चीन के साथ ऐसी उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए एज एन एलाई और उससे मगरब में भी खप पड़े और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी अपोजिशन जो है वो इसके ऊपर नुक्ताचीनी
करती है कि आप एकदम इतनी तेज़ी से, अभी तो चीन के साथ हमारे मामला ठीक तरह से सेटल नहीं हुए, लेकिन चलें वो तो नहीं रुक रहे, वो तो एक कॉशियस उनकी अप्रोच है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, उसने एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को फंसा के रखा हुआ है मुख्तलिफ कहानियों में, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, रेयर अर्थ मेटल्स, नोबेल प्राइज़, और दूसरी तरफ उन्होंने चीन के साथ भी उनके ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है। वैसे तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने ब्रसल्स में और वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताया कि हम स्पेशलाइज कर चुके हैं। ब्रसल्स में उन्होंने कहा, मेरा ख्याल तकरीर में, और जिसका सुहेल बड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में जिक्र किया था, कि हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है कि आपने चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंसिंग एक्ट कैसे करना है। लेकिन ये पता नहीं कितनी देर तक इसको इस तरह से बैलेंस करते हैं। अभी तक तो कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है, देखें आगे चल के क्या होता है। अब आए पाकिस्तान के पड़ोसी बरादर मुल्क ईरान की तरफ, जो इस वक्त एक बिल्कुल नट क्रैकर के अंदर ईरान जो है इस वक्त फंसा हुआ है। ईरान ने एक दिन पहले यूनाइटेड नेशन के IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान के अंदर दोबारा एडमिट तो कर लिया है। आप में से शायद बहुत से लोगों ने वो हेडलाइन देखी हो, नहीं देखी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो बेकार पड़े हैं। उनके लिए कोई उन्होंने प्रोटोकॉल या कोई तरीका काम करने का कि कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क क्या होगा वो उन्होंने नहीं बनाया, और अभी उस पर बातचीत जो है वो जारी है। अब जो 3 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसको E3 कहा जाता है, जिसको लीड कर रहा है टॉक्स में बरतानिया, और साथ उसके खड़े हैं फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में एक क्लोज रूम के बाद एक स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें उन्होंने ईरान को वार्निंग भी दी है और मोहलत भी दी है 1 महीने की, कि अगर ईरान 3 कंडीशंस पूरी कर दे तो ईरान के ऊपर जो स्नैप बैक सैंक्शंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा की 2015 का जो JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो US ईरान न्यूक्लियर डील भी जिसको कहते हैं, उसके तहत ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शंस लग सकती हैं। 31 अगस्त उसकी आखिरी तारीख थी, कोई एग्रीमेंट नेगोशिएट नहीं हो सका है E3 और ईरान के दरमियान में। वो ये कह रहे हैं कि हम आपको मोहलत देते हैं, आप 3 कंडीशंस पूरी कर दें तो हम 6 महीने के लिए आपके ऊपर कोई कंडीशंस, आपके ऊपर सैंक्शंस जो है नहीं लगाएंगे। वो 3 कंडीशंस क्या है? एक कंडीशन ये है कि IAEA के साथ फुल कोऑपरेशन शुरू कर दें, इंस्पेक्टर्स को वापस बुलाएं। इंस्पेक्टर्स आ गए हैं लेकिन कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नहीं बन सका। दूसरा ये है कि ईरान शुड कम क्लीन, कि उसके पास कितना यूरेनियम एनरिच और न्यूक्लियर स्टॉक्स जो हैं मौजूद हैं। और तीसरा ये है कि ईरान जो है फौरी तौर पर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशंस और टॉक्स जो है वो शुरू कर दे। कि ये जो दोस्ती चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी से, ये कितने टाइम तक चल पाएगी? इसलिए कि एक जगह जाके तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, चाइना और भारत के, वो तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो डिफरेंसेस थे, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, आप खुद हैरान रहेंगी कि चाइना और भारत के बीच में बहुत बार कोशिश हुआ कि दोस्ती बढ़ जाए। एक बॉर्डर का छोटा सा इशू है जो सॉल्व हो सकता है। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमें जो गज़वे हिंद करना है। चाइनीज़ में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गज़वे चाइना करने का, उनकी किडनियाँ निकाल ली उन्होंने, और वहाँ पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था, पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं, और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए। बस इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज चाइना को एक चीज समझ आ गई है
कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। जी।